हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट 26। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नया चैप्टर पुष्पीय पादपों का शरीर या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसे हम टिश्यू सिस्टम इन प्लांट भी कह सकते हैं। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब हम पुष्पीय पादपों के शरीर की बात करते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बॉडी की बात करते हैं तो होता क्या है, जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं उनके शरीर को छोड़कर यानी उनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं या काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स या जटिल होती है। तो जब शरीर के निर्माण की बात की करी जाए यानी शरीर का फॉर्मेशन जब होता है तो अनेक प्रकार की सेल्स उसमें भाग लेती हैं। ये सभी सेल्स समूहों के रूप में होती हैं यानी ग्रुप में होती हैं। कहीं एक सेल तो आपको दिखाई नहीं देगी कि इस तरह से एक सेल या एक प्रकार की सेल ही पाई जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन एक प्रकार की सेल होती हैं तो भी काफ़ी संख्या में होती हैं। सभी प्रकार की सेल्स पर क्या होता है, मिलकर एक दूसरे से अलग प्रकार के कार्य करती हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं अलग प्रकार का कार्य करती हैं, अलग तरीके से किसी भी पौधे के पार्ट्स का निर्माण करती हैं। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करने के लिए पौधे के शरीर में अनेक प्रकार के अलग अलग समूह होते हैं यानी ग्रुप में सेल्स पाई जाती हैं कि एक किसी प्रकार की सेल्स हैं, दूसरी किसी प्रकार की सेल्स हैं, और किस तरह के बॉडी के पार्ट्स में किस तरह की सेल्स पाई जाती हैं ये इस पर डिपेंड करता है। तो अब जब सेल्स होती हैं तो सेल्स जब ग्रुप में रहती हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, टिश्यू। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ऊतक का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऊतक क्या है, एक समान अथवा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं और अनेक प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिसमें सभी सेल्स कार्य तथा फंक्शन की दृष्टि से समान होती हैं। जिसमें सभी कोशिकाएं सेल्स जो होती हैं कार्य की दृष्टि से समान होती हैं और इनका ओरिजिन भी समान होता है, यानी कार्य भी एक सा करते हैं और इनका उद्गम भी एक ही तरह से होता है। प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है, यानी सभी जो सेल्स होती हैं सेल्स निर्माण करती हैं किसका, ऊतक का, तो उसका एक विशिष्ट कार्य होता है। इस प्रकार शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर मिलजुल कर शरीर संबंधी सभी कार्य करते हैं। यानी जब सेल्स ऊतक का फॉर्मेशन करेंगे तो ऊतक मिलकर एक विभिन्न प्रकार का कार्य, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पत्ती का कार्य भोजन का स्टोरेज करना होता है और स्टेम का कार्य जो वाटर कंडक्शन का कार्य करता है। तो इस तरह से स्टेम में अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, पत्तियों में अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो इस तरह से सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। जटिल ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं तो सेल्स एक ही प्रकार की हों, परंतु सब कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य करती हैं। ऊतकों के विकास के आधार पर यानी किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडली परमानेंट टिश्यू, यानी विभोज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक, यानी दो प्रकार से हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं, वे ग्रुप आते हैं जिसमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हों या विभाजित हो रही हों, तो उनमें या होने की क्षमता हो। यानी जो फर्स्टली स्टेज होती है कि जिसमें जो ऊतक होते हैं या सेल्स, ऊतक किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो सेल की बात हो रही है, सेल या तो विभाजित हो चुकी होती हैं, यानी भागों में, दो भागों में या तीन भागों में बट चुकी होती हैं, या बट रही होती हैं, यानी उनकी प्रोसेस चल रही होती है, या फिर उनमें विभाजन की क्षमता प्रेजेंट होती है। तो कौन सी टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जब ये ऊतक कैसे होते हैं, वर्दी भागों में पाए जाते हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स में पाए जाते हैं, जहां कोशिकाओं का विभाजन हो सकता है या हो रहा होता है या होता है। तो इस प्रकार की ऊतक निरंतर विभाजन से ही पौधों में वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा होगा कि पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाता है, इसके लेटरल पार्ट्स भी ग्रोथ करते जाते हैं और ये पौधा फैलता जाता है। तो ग्रोथ अंदर से थोड़ी होती है, ऊपर की तरफ से होती है, एपिकल पार्ट से होती है। इन ऊतकों में सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, यानी लिविंग होती हैं। पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं, लेयर्ड होती हैं, मतलब सिंपल पतली होती हैं, थिन होती हैं,
ये कोशिकाएं आकार में गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं और बहुभुजीय यानी पॉलीगोनल होती हैं। इनमें घना द्रव, कौन सा द्रव? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव पाया जाता है, बड़ा केंद्रक होता है तथा छोटी रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स होती हैं अथवा अनुपस्थित भी हो सकती हैं, प्रेजेंट होती हैं या फिर नहीं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस यानी एयर स्पेस पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं मेटाबॉलिकली कैसी होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, एक्टिव स्टेज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अब हम जब बात करते हैं किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं विभिन्न गुणों के आधार पर यानी उत्पत्ति और पौधों में प्राप्ति के आधार पर, यानी पौधों में किस स्थान पर पाए जा रहे हैं या इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है उसके आधार पर इनको अनेक प्रकार से बांट सकते हैं। फर्स्टली जब बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उत्पत्ति तथा विकास पर आधारित होते हैं। उत्पत्ति और विकास के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोमेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, सेकंड प्राइमरी मेरिस्टेम, थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो फर्स्टली होते हैं प्रोमेरिस्टेम होते हैं, उनकी कोशिकाओं की सेल्स कोई भी समूह जो पौधे के किसी वृद्धि करते हुए भाग की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है, यानी एपिकल स्टेज पे, इस तरह से जो एपिकल स्टेज है उसको दर्शाता है। तो जो विभाज्योतक से पहले प्राथमिक विभाज्योतक तथा बाद में स्थायी ऊतकों का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट होता रहता है। ये ऊतक जड़ तथा स्तंभ के शिखाग्र यानी एपिकल पार्ट पर पाए जाते हैं। किसके? रूट और स्टेम के एपिकल पार्ट पर छोटे छोटे से भागों में उपस्थित होते हैं। सेकेंडली प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये तो हो गई प्रोमेरिस्टेम की बात। अब प्राइमरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं उनमें परिवर्धन से प्राथमिक, कौन से? जो प्रोमेरिस्टेम होते हैं उनमें परिवर्धन होता है यानी डेवलपमेंट होता है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। इन ऊतकों के अंतर्गत की सेल सदैव ही कैसी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक होती हैं, विभाज्योतक होती हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं शीघ्र से विभाजित होकर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का जन्म देती हैं, यानी परमानेंट टिश्यू डेवलप होता है। ये ऊतक मुख्य रूप से तनों, जड़ों तथा अपेंडेजेस के एपिकल रीजन पर इंटरकैलरी भाग में पाई जाती है, यानी मिडिल पार्ट में पाई जाती हैं। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है इंटरकैलरी पार्ट है ये, यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? प्राइमरी मेरिस्टेम। अभी जो एपिकल मेरिस्टेम की बात हो रही थी तो यहाँ प्रोमेरिस्टेम पाया जाता है, इसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। सेकेंडली जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो इस प्रकार के ऊतक पौधे के किसी भी अंग में प्रारंभ से नहीं होते बल्कि आवश्यकता पड़ने पर बाद में विकसित हो जाते हैं, यानी पहले से प्रेजेंट नहीं होते लेकिन बाद में विकसित हो जाते हैं। जब इनकी आवश्यकता होती है, जब इनकी जरूरत होती है तो ये कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं। ये ऊतक स्तंभ में ये तथा जड़ के पार्श्व भाग में होते हैं, यानी स्टेम में और रूट की लेटरल साइड में ये भाग प्रेजेंट होता है। कौन सा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। कुछ प्राथमिक स्थायी ऊतकों की सेल्स यानी प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू हैं उनकी सेल्स में विभाजन की क्षमता आ जाती है, अचानक आ जाती है। क्यों? इनकी आवश्यकता पड़ने पर इनकी पूर्ति होती है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम ऊतक भी बनाती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम ऊतक भी बनाती हैं, यानी सेकेंडरी टिश्यू का भी फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि जड़ की कैम्बियम, यानी रूट में जो कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है वो उसे हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो बात हो गई थी इनकी मेरिस्टेम टिश्यू किस पे आधारित था? ओरिजिन और डेवलपमेंट पर, यानी उत्पत्ति और विकास के आधार पर इसका विभाजन था। सेकेंडली अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का विभाजन किसके आधार पर? पोजीशन इन प्लांट्स, यानी किस इसमें पौधों में किस प्रकार का इनका स्थान है, किस स्थान पर पाए जाते हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडली इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्डली लेटरल मेरिस्टेम। इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम वाले, तो उसमें क्या होता है? अग्रसिरे में जड़ के, किसके अग्रसिरे में? जड़ के या तने के अग्रसिरे में ये पाए जाते हैं, यानी एपिकल पार्ट में होते हैं। और इनकी एपिक्स पर, पत्तियों के एपिक्स पर या स्टेम के एपिकल पार्ट पर या लेटरल साइड के एपिकल पार्ट पर, यानी लेटरल साइड जो होता है उसका भी एपिकल पार्ट तो होगा ना एक, उस पर भी ये पाए जाते हैं। जैसे कि ये
इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि होती है। कंटिन्यूटी जब रहती है विभाजन की, यानी इसमें डिवाइडेशन होता ही रहता है, तो क्या होता, जब डिवाइडेशन कंटिन्यू होगा तो इनका ग्रोथ भी होगी, ग्रोथ होगी तो इनकी लंबाई में वृद्धि स्वाभाविक सी बात है। अर्थात ये ऊतक जड़ तथा तनों के सिरों पर वृद्धि यानी ग्रोइंग पॉइंट का निर्माण कर लेते हैं। अब सेकंड हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो यह वास्तव में अग्रस्त यानी एपिकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट है, जो जड़ तथा तना लंबाई में बढ़ने के कारण एपिकल मेरिस्टेम से अलग हो जाता है, यानी जुड़ा नहीं रहता, अलग हो जाता है और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार की भाग को क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू के बीचों बीच रहता है, तो उसको हम इंटरकैलरी पार्ट कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक घास के इंटरनोड्स इक्विसिटम की तने के आधार पर तथा पौधीना आदि में नोड्स के नीचे पाए जाते हैं। इस ऊतक के कारण ही पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से नोड और इंटरनोड पे इसका विभाजन इंटरकैलरी पार्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। तो जब लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये ऊतक तना तथा जड़ों यानी रूट और स्टेम की लेटरल साइड्स पर स्थित होते हैं। इसमें विभाजन केवल रेडियली होता है, रेडियली दिशा में होता है। कैम्बियम तथा कॉरकैम्बियम इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, किसके, लेटरल मेरिस्टेम के। इनके विभाजन से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिससे जड़ तथा तने की मोटाई बढ़ती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो एक सर्कल, दो सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, इस तरह से वो स्टेम रहता है जो अपनी मोटाई में वृद्धि करता रहता है। जब इसकी हम टीएस कार्ड देखते हैं तो हमको प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मस सभी दिखाई देते हैं। परमानेंट टिश्यू, अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन तथा डिफ्रेंसिएशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। किसके फलस्वरूप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन तथा डिफ्रेंशिएशन यानी इनके डिवाइडेशन तथा डिफ्रेंसिएशन के बाद किसका निर्माण होता है, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। इन ऊतकों में पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रुक जाती है। एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनकी विभाजन की क्षमता रुक जाती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत तथा जीवित पतली मोटी भित्ति वाली होती हैं, पतली भी होती हैं और मोटी भी होती हैं, यानी थिन और थिक वॉल दोनों तरह से पाई जाती हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू, ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सबसे पहला भाग इसका किसका, परमानेंट टिश्यू का, सिंपल टिश्यू यानी साधारण ऊतक। अब ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, होमोजीनस। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, इस प्रकार के ऊतकों में सब कोशिकाएं समव्यासी यानी एक ही व्यास की होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। मृदूतक कोशिकाएं अंडाकार, मृदूतक कोशिकाएं मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं कैसी होती हैं, अंडाकार होती हैं, गोल होती हैं और पॉलीगोनल यानी बहुभुजी होती हैं। कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी डेवलप होता है। ये साधारणतः कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। ये ऊतक पौधों के कोमल भागों में अधिकता से पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू, पैरेन्काइमेटस सेल्स या टिश्यू। इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन है, इनका मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों को मंड, प्रोटीन तथा वसा आदि के रूप में संग्रहित यानी स्टोरेज करना। और कुछ मांसल तनों में तथा पत्तियों में पैरेन्काइमा जो होता है क्या करता है, वाटर स्टोरेज का कार्य करता है। जैसे कि एलोवेरा को आपने देखा होगा तो एलोवेरा में वाटर का क्या होता है, स्टोरेज होता है एक तरीके से। कभी कभी इन ऊतकों में क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है तो इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। किसको कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं जब इसमें क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है। और क्लोरेन्काइमा है इन कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोज पदार्थों का निर्माण होता है। जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाएगा तो किसका, कौन सी क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की। वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा, भोज पदार्थों का। जलीय पौधों में इन कोशिकाओं के बीच बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस स्थान बन जाते हैं जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं।
या एयर कैविटी कहते हैं। इस ऊतक को एयरनकाइमा एयर कैविटी कहलाता है। वायु के होने से पौधे कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है, यानी डिवाइडेशन की क्षमता आ जाती है, जिससे ये पौधों की ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ या घाव भरने का कार्य कर सकती हैं। कौन सी कोशिकाएं? परेनकाइमेटस सेल्स। तो कौन किस किस में पाई जाती हैं? नागफनी में पाई जाती हैं, यूफोर्बिया में पाई जाती हैं। इस तरह से इनमें क्या होता है, और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, किसमें? परेनकाइमा वैक्यूल। और इनमें मैंने आपको बताया कि जब कभी कभी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। इनमें एयर्स पाए जाते हैं, एयर स्पेस होते हैं, तो इसको एयरनकाइमा भी कहते हैं। ये इसके मेन करेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, अब ये तो परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू ही 3 प्रकार का होता है, एक परेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा में क्या है, ये कैसे होते हैं? स्थूल कोण कोशिकाएं मृदुतक की अपेक्षा लंबी होते हैं, यानी स्थूल कोण यानी कोलेनकाइमा जो सेल होती हैं वो परेनकाइमा सेल की अपेक्षा लंबी होती हैं। ये जीवित होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस स्थानों में कोशिकाओं के कोनों पर सेल वॉल के ऊपर पैक्टिन सहित क्या जम जाता है? सेलुलोज की एक परत जम जाती है, जिससे सेल वॉल कोनों पर मोटी हो जाती है और दृढ़ हो जाती है। किसके जमने से? सेलुलोज के जमने से। कैसी हो जाती है? सेल वॉल कोनों पर, किनारों पर मोटी हो जाती है और काफी दृढ़ हो जाती है। किसमें? कोलेनकाइमा में। कभी कभी इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या उत्पन्न हो जाता है। तो जो कोलेनकाइमा सेल होती हैं प्रायः कैसी होती हैं? शाकीय, हर्बेशियस होती हैं और डाइकोटिलिडनस होती हैं। स्टेम में बाह्य त्वचा के नीचे 3-4 परतों के रूप में हाइपोडर्मिस का निर्माण कर लेती हैं, और एक बीजपत्री तनों में यानी मोनोकोटिलिडन्स में ये नहीं पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या है? इन ऊतकों की उपस्थिति के कारण पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता तथा लचीलापन आ जाता है। क्या आ जाता है? दृढ़ता आ जाती है और लचीलापन आ जाता है, अतः ये पौधे को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। कभी कभी इनमें हरिम कण की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे भोज्य पदार्थ बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। अब स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है या लिग्निफाइड होती है। ये सेल्स परिपक्व हो जाने पर मृत हो जाती हैं। मोटी सेल्स, इसमें जो सेल्स रहती हैं, सेल वॉल रहती है, कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के सिंपल पिट्स या गर्त पाए जाते हैं। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्स्टली स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, सेकेंडली स्टोन सेल्स। तो इस जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं तो इस प्रकार की सेल्स जो रहती हैं कैसी रहती हैं? लंबी, पतली और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इस तरह से कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, पतली होती हैं और दोनों साइड से नुकीली होती हैं। इनकी सेल वॉल अधिक लिग्निफाइड होती है। किसकी? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की। कभी कभी सेल वॉल इतनी अधिक मोटी हो जाती है कि इनमें ल्यूमेन नाम मात्र को रह जाता है। जो गुहा में जो ल्यूमेन भरा हुआ रहता है वो कैसा रह जाता है? जब इसकी परत मोटी हो जाती है तो इसमें केवल नाम मात्र के लिए ही ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, या कभी कभी तो समाप्त ही हो जाता है। सेल वॉल में छोटे छोटे गोल तथा सरल से सिंपल से गर्त यानी पिट्स होते हैं। परिपक्व होने पर इन कोशिकाओं को जीवद्रव समाप्त हो जाता है। जब ये सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म रहता है वो समाप्त हो जाता है, जिससे ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं। इन तंतुओं की लंबाई प्रायः 3 mm की होती है, 3 mm की होती है जैसे, परंतु जूट तथा बोहेमेरिया आदि में इनकी लंबाई कितनी होती है? 20 mm से लेकर 550 mm तक रहती है। इस प्रकार की ऊतकों का मुख्य कार्य पौधों के विभिन्न अंगों को यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ रहती है वो प्रदान करती है, जिससे कि पौधे विभिन्न प्रकार के खिंचाव, दाब आदि को आसानी से महर कर जाते हैं या सहन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टोन सेल की।
जो स्टोन सेल रहती है किसमें, स्क्लेरेंकाइमेटस में। दृढ़ सेल्स गोल तथा बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत ही मोटी तथा लिग्निफाइड होती है। लिग्निन के कारण सेल वॉल इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका के अंदर की गुहा अत्यंत संकीर्ण हो जाती है और कुछ कैनाल्स के रूप में ही रह जाती है। इसी कारण ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, अधिक दृढ़ हो जाती हैं। साधारणतः पौधे के दृढ़ भागों में ही मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, कठोर भागों में, जैसे कि अखरोट, नारियल आदि तथा एंडोकार्प में। इसी प्रकार के कुछ लेग्यूमिनेसी कुल के बीजों में भी यह कोशिकाएं कठोर बीजावरण के निर्माण में भी भाग लेती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। इसकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक। अभी बात हो रही थी सरल सिंपल टिश्यू, अब बात करते हैं हम जटिल ऊतक की या कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो जटिल ऊतक में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। कैसी काम करती हैं, इकाई की तरह, यूनिटी में कार्य करती हैं। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मूल से पानी, जड़, खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक की तरह कार्य करती हैं। जाइलम क्या करती हैं, जो रूट से पानी को तथा खनिज लवण को स्टेम तथा पत्तियों के और भागों में, पौधे के और भागों में वाटर कंडक्शन का कार्य करती हैं या मिनरल्स कंडक्शन का कार्य करती हैं। ये पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा देती हैं। ये 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है। बाह्यकी यानी ट्रैकिड्स, बाह्यिका, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बनती हैं। फर्स्टली बात करें बाह्यिकी यानी ट्रैकिड्स की, तो जो ट्रैकिड्स होती हैं लंबी अथवा नलिकाकार कोशिकाएं हैं। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, लिग्निनी होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती हैं। इनकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्पी पादपों में जो ट्रैकिड्स रहती हैं और बेसिल्स रहती हैं, पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव होती हैं, यानी वाटर के ट्रांसलोकेशन का कार्य करती हैं। तो बाह्यिका यानी बेसिल्स लंबी सिलेंड्रिकल नली जैसी होती हैं। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बाह्यिका अवयव भी कहते हैं। प्रत्येक की जो भित्ति होती है लिग्निनी होती है और उसमें बड़ी केंद्र गुहिका प्रेजेंट होती है। बाह्यिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ये लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। बाह्यिका का होना एक एंजियोस्पर्म प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है। इस तरह से बाह्यिका में क्या होते हैं, पिट्स फील्ड पाए जाते हैं और एंड वॉल, इस तरह से इनका सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रैकिड्स हैं। अब हम जाइलम तंतु की बात करें। जाइलम तंतु की कोशिका जो भित्ति होती है मोटी होती है तथा इसकी थिक होती है। इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ये पट्टीय तथा अपट्टीय हो सकते हैं, यानी सेप्टेड तथा एसेप्टेड होते हैं वुड फाइबर। अब जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो कोशिका कैसी होती हैं, कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च तथा वसा, अन्य पदार्थ तथा टैनिनी भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी के का त्रज्य संवाहन रेपेनकाइमा। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है, आदिदारू यानी प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। प्राथमिक जाइलम क्या होता है, 2 प्रकार का होता है इनका, प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, बाद में बनने वाले जाइलम को क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर पाया जाता है तथा इस प्रकार के जाइलम को हम क्या कहते हैं, मध्य दारो कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम कहाँ होते हैं, पिथ यानी केंद्र की ओर होते हैं, जिसे हम आदि दारो भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से भोजन के अन्य भागों तक पहुंचाता है। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी सेल्स होती हैं। सबसे पहले बात करें चालनी नलिका यानी सीव एलिमेंट्स। तत्व कैसे होते हैं, लंबी नलिका की तरह होते हैं। संरचना लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है, यानी कंपेनियन सेल से जुड़ी होती है। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है, यानी इसमें छिद्र पाए जाते हैं जो चालनी प्लेट
बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधि साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी यानी बड़ी वैक्यूल्स, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं, यानी जो सीप एलिमेंट्स के जो फंक्शन होते हैं उनको कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती हैं। इस तरह से फ्लोएम में ये कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। सीप ट्यूब्स पाए जाते हैं, ये पाइप हल्का सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और सीप प्लेट्स पाई जाती हैं, ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं होते हैं। ये चालनी नली के तत्वों से सटी रहती हैं। इस तरह से ये सटी हुई चालनी नली से ये सटी रहती हैं इस तरह से। तो चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होता है, और सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब ग्रेडियंट को बनाए रखती हैं। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होता है? लंबी सिलिंड्रिकल, जिसमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें गर्त तथा प्रेजेंट होता है। इसके द्वारा कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ देता है। इनकी कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लेटेक्स तथा म्यूसिलेज संचित होता है। और एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं फ्लोएम तंतु, जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं और फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं फ्लोएम फाइबर्स? स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के। ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये काफी लंबे, अनब्रांच तथा नुकीले होते हैं। इनकी सिरे सुई की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? सुई की तरह। ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम तंतु की सेल वॉल काफी मोटी होती है, और मैच्योरेशन के बाद इन पर तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और मृत हो जाता है। पटसन, सन, भांग जैसे पौधों के फ्लोएम तंतु को बहुत ही इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी चालनी नली पाई जाती है। ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम या प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नली पाई जाती है, उसे हम अनुफ्लोएम या मेटाफ्लोएम कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो फर्स्टली हम बात करते हैं बाह्यत्वची ऊतक तंत्र की। तो बाह्यत्वची ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी आउटर लेयर होती है। इसके अंतर्गत बाह्यत्वची कोशिकाएं, रंध्र और बाह्यत्वची उपांग मूलरोम आते हैं। क्या आते हैं? बाह्यत्वचा आती है, मूलरोम आते हैं, और बाह्यत्वची उपांग यानी जो आउटर लेयर पर जो उपांग यानी अपेंडिसेस पाए जाते हैं, वो सब इसी में आते हैं। बाह्यत्वचा पौधों के भागों की बाहरी लेयर होती है। इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इस तरह से जो एपिडर्मल सेल की कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी हैं और एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती हैं। बाह्यत्वचा एकल सतह वाली होती है। बाह्यत्वची कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस होती हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। होता तो है लेकिन कम मात्राओं में। जो कोशिकाएं भित्ति के साथ होती हैं, इसमें एक बड़ी रसधानी यानी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है। इस तरह से इनमें साइटोप्लाज्म होता है लेकिन कम मात्रा में। बाह्यत्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी हुई होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये है क्यूटिकल, इसमें प्रेजेंट होती है। कितनी मोटी है? ये थिक लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है कि मूल में क्यूटिकल नहीं होती, यानी जड़ में नहीं पाई जाती है, क्योंकि जड़ में जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट है जड़, और जो आउटर पार्ट होता है यानी सूट सिस्टम होता है, उसमें जो लेयर पाई जाती है एपिडर्मल लेयर, उसमें क्यूटिकल मोटी होती है, जिससे कि वाटर का लॉस नहीं होता है। रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं, जैसे हम जो ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्यत्वचा पर पाए जाते हैं, नहीं पत्तियों की अपर लेयर, पत्तियों की आउटर लेयर पर पाए जाते हैं। रंध्र बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2
सेम के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं। ये संरचना जो है इसको हम गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डबलाकार होती हैं। कैसे आकार की होती हैं? डबलाकार। द्वार कोशिकाओं की आउटर लेयर पतली तथा आंतरिक लेयर मोटी होती है। ये इनर लेयर इसकी थिक है और आउटर लेयर इसकी थिन है। तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करती हैं। किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है और किस तरह से बंद होता है, ये स्टोमेटा पोर होता है। कभी कभी बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति माप पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। जो गार्ड सेल होती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। और रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। अब बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक प्रकार के हेयर भी पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरह से जड़ में भी पाए जाते हैं आउटर लेयर पर। तो ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को यूनिसेलुलर दीर्घीकरण स्वरूप देते हैं, जो जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम यानी ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्रोह तंत्र में यह त्वचा रोम मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये ट्रांसपायरेशन से पहले वाले जल की हानि को रोकते हैं, यानी वाटर लॉस को रोकते हैं। टिश्यू सिस्टम में फर्स्ट की बात हो रही थी, तो एपिडर्मल सेल या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और सेकंड ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या भरण ऊतक, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भरण ऊतक। तो बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल की अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कहलाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों पाए जाते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा सेल कोशिकाएं जो रहती हैं प्रायः बल्कुट यानी कॉर्टेक्स, परिरंभ पित्त यानी मज्जीकरण में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। इसमें मीजोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीजोफिल पाया जाता है। अब मस्कुलर टिश्यू की बात करें या संवहनी ऊतक की बात करें, तो संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। और द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है? कैम्बियम पाया जाता है। ये कैम्बियम पाया जाता है। डाइकोटिलीडनस जो होते हैं, ऐसी संवहनी बंडलों में जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं, उन्हें हम खुला संवहन बंडल यानी ओपन मस्कुलर बंडल कहते हैं। और मोनोकोटिलीडनस में प्लांट में कैम्बियम नहीं होती है। चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या वाले होते हैं, तब ऐसे बंडल को एरियल जैसे मूल में यानी रूट में, और संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जैसे तना, पत्तियां। उस संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होते हैं। तो ये तो हो गया आपका टिश्यू सिस्टम समाप्त। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडनस एंड मोनोकोटिलीडनस प्लांट कि पादपों का जो शरीर होता है तो उनकी एनाटॉमी कैसी होती है, किनकी? रूट, स्टेम और लीफ की बात करते हैं। तो फर्स्टली किसकी बात करेंगे हम? रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डाइकोटिलीडनस जो प्लांट होते हैं यानी डाइकोट प्लांट होते हैं जो द्विबीजपत्री जैसे कि चना, मटर, और मोनोकोटिलीडनस जो होते हैं यानी मोनोकोट पौधे जो होते हैं जैसे कि गेहूं, तो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट की या मूल की या जड़ की। तो डाइकोट की बात करें तो सबसे पहले बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा, इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। कैसे होते हैं? नलिकाकार सजीव घटक पाए जाते हैं। इसमें कोशिकाएं बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। इनमें मूल रोम पाए जाते हैं। बल्कुट में पतली भित्ति, पैरेन्काइमा सेल की कई कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच में जो अंतराकोश की स्थान पाया जाता है। जैसे कि ये संरचना है डाइकोटिलीडनस हेयर रूट की, तो इसमें क्या पाया जाता है? रूट हेयर पाए जा रहे हैं। इसमें एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है, कॉर्टेक्स का एरिया पाया जा रहा है, और इसमें अंदर की साइड जो होता है उसमें
आउटर लेयर एंडोडर्मिस पाई जाती है। पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। पिथ प्रेजेंट होता है और फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। तो बल्कुट यानी कॉर्टेक्स की क्या होती है, भीतरी अंतर त्वचा होती है। इसमें नलिकाकार कोशिकाएं एकल सतह से होती हैं। इन कोशिकाओं में स्पेस नहीं पाया, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अंतर त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर पट्टियां के रूप में मोमी पदार्थ सुवेरिन पाया जाता है और अपारगम होता है। और जो अंतर त्वचा से भीतर की ओर मोटी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन यानी वस्कुलर कैम्बियम तथा पार्वीय मूल प्रेरित होता है। पिथ छोटी तथा अस्पष्ट होती है, होती तो है लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं जो जाइलम फ्लोएम के बंडल के बीच में पाई जाती हैं, उन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। 2 या 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड पाए जाते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम छल्ला पाया जाता है। जो अंतर त्वचा होती है के अंदर सारे ऊतक जैसे परिरंभ यानी पेरिस्टल, जो प्रोटोजाइलम और वस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें पिथ मिलकर स्टील का फॉर्मेशन कराते हैं, बनाते हैं, जैसे कि मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पेरिसाइकिल, ये सब मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अब मोनोकॉट रूट की बात करें तो एक बीजपत्री रूट का शरीर बहुत ही अधिक द्विबीजपत्री शरीर मूल के शरीर के समान ही होता है। इसमें बाह्य त्वचा, बल्कुट, अंतर त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल और पिथ से डिवाइडेशन इनका होता है। बस इनका अंदर का जो स्टीलर सिस्टम होता है वो अलग तरीके से अरेंज होता है। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक होती है और जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल पाए जाते हैं। और पिथ बड़ी तथा बहुत ही विकसित होती है। इसमें पिथ कम विकसित पाई जा रही थी तथा एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होती है, जबकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो रही थी, इसलिए इसे द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। किसमें, मोनोकॉट में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, डाइकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम में टिश्यू की बात हो रही है। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, एक पक्तिक होती है। त्वचा रोम पाए जाते हैं, इसमें कुछ रंध्र पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच की कोशिकाओं की सतह जिसे हम बल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं, इनके 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला हाइपोडर्मिस, जिसे बाहरी अर्ध त्वचा कहते हैं। ये किसका बना होता है, ये कोलेनकाइमा की कुछ परतें होती हैं इसमें, जो बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती है। कॉर्टेक्स सतह अंतर त्वचा के नीचे पाया जाता है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमेटस सेल्स को वो कुछ परतें होती हैं। इसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। किसमें, डाइकोटिलिगनस प्लांट में। अंतर त्वचा की सबसे बाहरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाएं एक सतह होती हैं। अंतर त्वचा बल्कुट की सबसे बाहरी सतह होती है। इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की एक लेयर पाई जाती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छादित कहते हैं। स्टार्च की कवरिंग होती है। और परिरंभ यानी पेरिस्टील अंतर त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में पाई जाती हैं। अब वस्कुलर बंडल की बात करें, वस्कुलर बंडल के बीज अरीय रूप में विन्यासित पैरेन्काइमा सेल्स की कुछ सतह पाई जाती हैं, मज्जीकरण बनाते हैं। वस्कुलर बंडल के एक छल्ले में होते हैं और वस्कुलर बंडलों का छल्ले में बना होना क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री पौधों तने का मेन कैरेक्टर होता है, यानी छल्लों में पाए जाते हैं। इस तरह से रिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, तो इसका डाइकोटिलिडन का मेन कैरेक्टर होता है। तने में पित्त केंद्र में होता है, इसलिए इसे गोलाकार पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। अब मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से भिन्न होती है, लेकिन ऊतकों में विन्यासित रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं होता है। तो एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अंतर त्वचा स्क्लेरेन्काइमा सेल में बनी होती है और बल्कुट यानी कॉर्टेक्स में कई सतह होती हैं। इसमें बहुत से बिखरे हुए वस्कुलर बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा बंडल
की कवरिंग पाई जाती है। वस्कुलर बंडल संयुक्त तथा बंद होता है और परिधीय वस्कुलर बंडल जो होता है प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। वस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं यानी कैविटीज पाई जाती हैं। इस तरह से जो मोनोकॉट है तो इसमें वस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है, हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। और जब डाइकॉट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें मेटाजाइलम, कैम्बियम पाई जाती है, कैम्बियम की रिंग से प्रेजेंट होती है, फ्लोएम होता है, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, एपिडर्मिस सभी कुछ, और पिथ मेनली दिखाई देता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें अब पत्ती की बात, अभी रूट की बात हो गई, स्टेम की बात हो गई, अब पत्ती यानी लीफ की बात हो रही है। तो लीफ में किस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। जब हम लीफ की बात करें तो लीफ में हम देखते हैं कि इसकी जो लंबत काट देखते हैं तो इसमें 3 भाग में बटी होती है। बाह्य त्वचा यानी जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और मीजोफिल यानी मध्य तक जिसे हम कहते हैं, और वस्कुलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह रहती है तथा निचली सतह को घेरे रहती है, ऊपरी सतह रहती है, निचली सतह को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। निचली सतह बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र होते हैं, बहुत अधिक छिद्र होते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं हो सकते। यानी लीफ की जो अपर लेयर होती है, जो लोअर लेयर होती है उस पर रंध्र पाए जाते हैं, इस पर रंध्र नहीं होते हैं। अपर लेयर तथा निचली अपर तथा लोअर लेयर के बीच में से सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो जो ऊपरी सतह तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच में जो होते हैं उसे हम तो वो मीजोफिल कहते हैं, और इसको क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अतः इसमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, खम्भ पैरेन्काइमा या पैलिसैड, और दूसरा स्पंजी पैरेन्काइमा जिसे हम स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं, और खम्भ पैरेन्काइमा को पैलिसैड पैरेन्काइमा कहा जाता है। तो पैलिसैड पैरेन्काइमा रहता है ऊपरी सतह के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, उनकी कोशिकाएं लंबी, ये लंबवत समांतर होती हैं, और स्पंजी पैरेन्काइमा जो होते हैं पैलिसैड पैरेन सेल्स के नीचे पाया जाता है, लोअर पार्ट में। तो इस तरह से पाया जाता है। ये पत्ती की संरचना देख रहे हैं तो आप एपिडर्मिस, ये पैलिसैड टिश्यू, मीजोफिल, इनमें एयर स्पेसिस भी पाए जाते हैं, एयर कैविटी पाई जाती है, मीजोफिल टिश्यू पाए जाते हैं, और सब स्टोमेटल कैविटी यानी लोअर पार्ट में जब पत्तियों का हम इस तरह से जो पत्ती होती है तो इसका जो लोअर पार्ट रहता है उसमें क्या होता है, स्टोमेटा कैविटी पाई जाती हैं, और जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, बंडल सीथ प्रेजेंट होती है। इस तरह से अब हम किसकी बात करें, मोनोकॉट लीफ की। मोनोकॉट लीफ में क्या है, इसमें एपिडर्मिस पाई जा रही है, इसके बाद इसमें जाइलम प्रेजेंट होता है, मीजोफिल लेयर पाई, इसमें एयर स्पेसिस नहीं पाए जाते हैं, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, और लोअर एपिडर्मिस भी पाई जाती है। तो जो बाष्पोत्सर्जन की दर है इसमें पत्तियों की दर कम करने के लिए ये नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, तो इनकी दर कम हो जाती है, थोड़ा ढक जाते हैं, तो ये मोनोकॉट लीफ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। तो सेकेंडरी ग्रोथ मूल तथा तना में लंबाई में शीर्षत विभज्या की सहायता से बढ़ते हैं, जिसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जब कोई जड़ या तना एपिकल पार्ट इसका बढ़ता जाता है तो इसमें प्राइमरी ग्रोथ जो होती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अधिकांशतः द्विबीज पत्रों में प्राइमरी ग्रोथ के अतिरिक्त उनकी मोटाई में वृद्धि होती है। इस तरह से इनका एक फिर एक रिंग और का फिर एक रिंग और बन जाती है। तो ये मोनोकॉट रूट और स्टेम में नहीं होता है, लेकिन डाइकॉट में होता है। तो जिम्नोस्पर्म के तने तथा जड़ में द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें हम पार्श्वीय यानी लैटरल मेरिस्टेम और वस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर कैम्बियम कहते हैं। तो वस्कुलर कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेम सतह से जो संवहन यानी वस्कुलर टिश्यू जाइलम तथा फ्लोएम को काटती हैं उसे हम संवहन कैम्बियम कहते हैं। और सेसव तने में यह जाइलम फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में, खंडों के रूप में, छल्ले के रूप में पाई जाती है। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, रिंग्स बन जाती हैं। एक स्टेम में, स्टेम क्या होता है, वुडी होता जाता है, इनकी पर ईयर एक एक रिंग्स का निर्माण होता जाता है। तो इससे जब इसकी सेकेंडरी ग्रोथ, अगर हम इसकी किसी भी स्टेम की हम जब टीएस काटते हैं तो हम देखते हैं कितने रिंग्स का निर्माण होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये
पेड़ कितना पुराना है इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की रिंग्स को देखकर पता लगाया जा सकता है। कॉर्क कैम्बियम, जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतह टूटती जाती है और उन्हें नई संरक्षित कोशिकाएं बनती जाती हैं। यानी पुरानी कोशिकाएं जो रहती हैं वो टूटती जाती हैं और नई कोशिकाएं बनती जाती हैं, इसीलिए एक दूसरी मेरिस्टेम ऊतक तैयार हो जाता है। पुरानी कोशिकाएं नीचे की तरफ चली जाती हैं और खत्म होती जाती हैं, टूटती जाती हैं और नई कोशिकाएं बन जाती हैं, तो नया ऊतक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं या कागजन कहते हैं। यह प्रायः बलकुट क्षेत्र होता विकसित करता है, यानी कॉर्टेक्स एरिया विकसित करता है, जैसे कॉर्क कैम्बियम। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, यानी ये इनको कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से मिल जाती हैं कि हाँ अगर ये सेल्स डिसमिस होगी तो ये सेल इनकी जगह ले लेंगी और एपिडर्मिस और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती जाती हैं। नेक्स्ट, अब मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसी होती है, यानी जड़ में द्वितीयक वृद्धि कैसी, द्विबीजपत्री मूल में बस संवहन कैम्बियम का उद्भव कहाँ से होता है, द्वितीयक होता है। यानी संवहन बस्कुलर जो कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी होता है। यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे पेरिस्टील ऊतक के टिश्यू के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतक में उत्पन्न होता है और यह अखंड लहरदार छल्ले बनाते हैं, यह बाद में वृत्ताकार हो जाते हैं। अब जब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि तने में किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसी तरह से इसमें भी जड़ में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा जड़ में द्वितीयक वृद्धि होती है और मोनोकॉट पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, फिर कैम्बियल रिंग बन जाती हैं और उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइल, इस तरह से इसके बाद इसका निर्माण हुआ, फिर इसके बाद ऐसा, फिर इसके बाद इस तरह से ग्रोथ होती जाती है। तो आपने देखा कि टिश्यू किस तरह से किसी भी पौधे की बॉडी के पार्ट्स बने हुए होते हैं और किस तरह से कंडेंस्ड होते हैं और उसमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पाया जाता है, लेटरल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ होता है और किसी भी पौधे की ग्रोथ कैसे होती है। एपिकल पार्ट ग्रोथ करता है तो पौधे की लंबाई बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पौधे की मोटाई बढ़ती है और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, डाइकॉट प्लांट में होती है, चाहे वो रूट हो चाहे वो सूट हो। इस तरह से आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।